Hello students, today we are going to start history chapter first. The name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe. Students, क्यों कुछ स्टूडेंट को हिस्ट्री एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है? क्यों कुछ स्टूडेंट को हिस्ट्री का नाम सुनकर नींद आने लगती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब नहीं जानते कि आखिर हिस्ट्री है क्या। हम सब ये नहीं समझते कि हिस्ट्री हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। हिस्ट्री ने ही हमें बताया है कि हम पास्ट में की गई मिस्टेक से कैसे आज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हिस्ट्री ने ही हमें हमारी आइडेंटिटी दी है। हिस्ट्री ने ही हमें बताया है कि कैसे हम सब ने मिलकर अपने राइट के लिए फ़ाइट किया, कैसे हम सब ने अपना कल्चर डिफ़ाइन किया, कैसे हम सब ने मिलकर एक सोसाइटी को फॉर्म किया। अगर हम हिस्ट्री को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। तो आई होप आप लोग भी हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही दिल लगाकर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आता है अपने पास्ट के बारे में जानना। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ हिस्ट्री। कोई भी चीज़ हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो कोई भी चीज़ जो गुज़र गई वो एक हिस्ट्री हो जाती है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो पास्ट बन जाती है वो एक हिस्ट्री है। लेकिन अब हिस्ट्री में क्या सारे इवेंट को जाहिर किया जाता है? क्या सारे इवेंट नोट किए जाते हैं? ऐसा नहीं है। हिस्ट्री केवल कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट ही को बताया जाता है। ऐसा नहीं कि डेली लाइफ की जो भी रूटीन है वो सब हिस्ट्री में बुक में उसको डिफ़ाइन किया जाएगा। सिर्फ वो हिस्ट्री में क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं वर्ल्ड में उसको शो किया जाता है। और अगर आपको हिस्ट्री समझना है तो सबसे पहले आपको डेट समझना होगा। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? डेट। तो हिस्ट्री में यूजली जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है डेट के लिए, वो दो टर्म यूज़ होते हैं। एक होता है बीसी और एक होता है एडी। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब कि ईसा अलैहिस्सलाम या क्राइस्ट के आने से पहले का जो इवेंट हुआ है वर्ल्ड में, वो सब किस डेट से जाने जाएंगे? बीसी से। और एडी का मतलब क्या होता है कि जिस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उस दिन से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ उसको हम किस टर्म से डिनोट करेंगे? एडी से। आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, आप लोग अभी तक जो हिस्ट्री पढ़े हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए। तो क्लास 6 में आप लोगों ने एंशंट हिस्ट्री पढ़ा था, जिसके अंदर आप लोग पढ़े थे जो फूड गैदरर थे या जो नोमैडिक पीपल थे। उसके बाद आपने जो भी सिविलाइजेशन जब हुई थी वो सब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब पढ़े थे। फिर क्लास 7th में आप लोग मेडवेल पीरियड को पढ़े थे। तो बेसिकली हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक एंशंट, एक मेडिवल और एक मॉडर्न। तो एंशंट कब हम लोग पढ़े थे? आप लोग पढ़े थे क्लास 6 में। 7 में मेडिवल पीरियड, जिसके अंदर 800 से लेके नियर अबाउट 1700 तक का जो टाइम पीरियड है उसको इंडिया की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उसमें वो मेडिवल पीरियड के अंदर आता है। और 1800 से लेके अब तक जो भी कुछ हो रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री में है। तो क्लास 6 में आप लोगों ने एंशंट हिस्ट्री पढ़ लिया था और क्लास 7 में आप लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लिया था। और क्लास 8 में आपने क्या पढ़ा था? आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था। क्लास 9th और क्लास 10th, क्लास 9th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी और क्लास 10th में भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि कैसे यूरोप के अंदर जो देशभक्ति, नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। तो यूरोप के अंदर, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर बहुत सारे कंट्री हैं।
तो यूरोप में कैसे ये देशभक्ति की भावना, जो ये पेट्रियोटिक फीलिंग है, ये कैसे वहाँ फैली, क्या रीज़न थे और कौन फैलाया, कैसे सब वहाँ यूरोप में ये सारी चीज़ें हुई, यही सब आप पढ़ोगे पहले चैप्टर में। तो नेशनलिज्म का मतलब अभी मैंने बताया, इसमें डेफिनेशन भी है कि नेशनलिज्म इज डिवोशन टू वंस नेशन, मतलब एक नेशन के लिए जो हमारी एक फीलिंग है, हमारा कल्चर, हमारी ज़ुबान, हमारा सब जो भी सब कुछ है वो यूनिफॉर्म, एक हम लोग सब एक हैं, तो इसी को नेशनलिज्म कहते हैं, इस फीलिंग को नेशनलिज्म कहते हैं इंग्लिश में, और इसको पैट्रियोटिज्म भी बोलते हैं, देशभक्ति भी बोलते हैं। अब यूरोप जो आज का यूरोप है, उसमें आप देखोगे कि जितनी भी कंट्री है मोस्टली सब में सब रिपब्लिक कंट्री है, या सब में आपका डेमोक्रेसी है। लेकिन मिड 19 सेंचुरी में यूरोप के अंदर ऐसा नहीं था। यूरोप के अंदर मोस्टली मोनार्की सिस्टम था। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अभी तो मैं कुछ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। इसके अलावा दूसरा टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा ही है। तीसरा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फोर्थ टॉपिक है द एज ऑफ रिवोल्यूशन। फिफ्थ टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। सिक्स है विजुलाइजिंग द नेशन। सेवेंथ है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। और एट है रिवीजन। तो पहला टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हो कि स्टार्टेड इन 1789 विच वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर एक कंट्री है फ्रांस, तो कह रहा है कि उसके अंदर सबसे पहले ये जो नेशनलिज्म की भावना है, जो फीलिंग है, ये सबसे पहले शुरुआत किस कंट्री में हुई थी? फ्रांस के अंदर। तो आपको पता है कि फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम था, जो किंग था वहाँ का वो लुइस 16 था। और फिर उसके बाद वहाँ पे रिवोल्यूशन आया 1789 में। फिर धीरे धीरे मोनार्की सिस्टम ख़त्म हुआ, फिर पूरा फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बना। ये सारी चीज़ें आप पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ चुकी हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा आप डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंच पीपल डिमांडेड एबॉलिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि फ्रेंच पीपल ने क्या किया था, डिमांड किया था कि मोनार्की सिस्टम हट जाए और इसकी जगह पे डेमोक्रेसी आ जाए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, जो भी स्टेप लिए गए थे ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, कि एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। आपको पता ही है कि फ्रांस जो था उस वक्त 3 पार्ट में डिवाइडेड था। उस जो स्टेट था, जो वहाँ के लोग रहते थे, उनकी जो पोजीशन थी, वो 3 पार्ट्स में फ्रांस बटा हुआ था। एक था फर्स्ट स्टेट के लोग, जिसके अंदर क्लैरजी लोग आते थे, पोप हैं और जो चर्चेस के जो पादरी उदरी रहते थे वो होते थे। सेकेंड था जिसमें आपका सब आपका फ्यूडलिज्म वाली जो जितने लोग थे, जो लैंडलॉर्ड होते थे वो लोग। और तीसरे में कैटेगरी में कौन आते थे? वो आते थे मिडिल क्लास वाले। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने कहा कि एक नेशनल असेंबली होनी चाहिए, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिससे मतलब देश चले और राजा की जो भी पावर है वो कम हो सके। फ्रेंच वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, और फ्रांस के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। उस वक्त फ्रांस के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे फ्रांस में एक लैंग्वेज होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉ, और पूरे देश के लिए एक लॉ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हाई क्लास है तो उसके लिए लॉ अलग है और लो क्लास है तो उसके लिए लॉ अलग है। एबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, और जो कुछ भी टैक्सेस वगैरह जो वो लोग लेते थे हाई क्लास वाले, वो लोग उसको हटाना इनकी डिमांड थी।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही में स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट जो थे वो इस नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ तो इसको सपोर्ट करते थे, और उन्होंने एक पॉलिटिकल क्लब था जैकोबिन क्लब, उसको बना लिया था। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ चुके हो, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बताऊंगा। फ्रेंच आर्मी जो थी वो मूव की फॉरेन में, मतलब फ्रांस के जो भी और नेबरिंग कंट्री थी, और वहाँ पे जाके लैंड को वो मतलब ये जो फ्रांस के लोग थे, ये मतलब ये आर्मी बना के दूसरी कंट्री में गए, और वहाँ भी वो अपने नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ थे उसको वहाँ पे स्प्रेड किया, फैलाया। इसके बाद आते हैं नेपोलियन। ये 1804 से 1815 तक, और नेपोलियन जो थे ये मोनार्की को सपोर्ट करते थे। इन्होंने जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी टाइप का जो कुछ था वो उसको हटा दिए, और फिर से ये मोनार्की ले आए। नेपोलियन एबॉलिश डेमोक्रेसी एंड रीस्टैब्लिश मोनार्की। नेपोलियन ने एक अच्छी चीज़ बनाई थी, एक उन्होंने कोड बनाया था। इसमें क्या था, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब सारे लोग लॉ के हिसाब से सारे लोग बराबर हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, सबको अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रखने का अधिकार इन्होंने दिया था। और एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम मतलब जिसके अंदर लैंडलॉर्ड को टैक्स दिया जाता था, उसको इन्होंने हटा दिया था। और इन्होंने क्या किया था, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इनके पीरियड में बहुत डेवलप हुआ था। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा हुआ था, और ट्रेड सिस्टम बहुत अच्छा हो गया था। नेपोलियन ने क्या किया, फ्रेंच आर्मी कॉन्कर्ड सम ऑफ द फॉरेन लैंड, जो दूसरी कंट्री के जो लैंड थे उसको नेपोलियन की आर्मी ने उसको कॉन्कर कर लिया, और वहाँ पे जाके टैक्सेस को बढ़ा दिया, और जो वहाँ के लोग थे उनको ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती करने लगे। इसकी वजह से जो भी नेपोलियन का रूल था उस पर बहुत ही गलत असर पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।